रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने की चाह हो तो इंसान खुशी खुशी रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1000 रुपए उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद जरूर करेगी, और पैसे लेकर मैं घर आ गई। पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा, और मेरे पास वही 1000 रुपए थे जिससे मुझे अपनी बच्चों को खाना भी खिलाना था और उसकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों को खाने को सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी खरीदी। वह 1000 रुपए मेरे पास है, और डरते डरते मैंने उन पैसों में 500 के नोट उसे दिया, और न जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपए वापस दिए। जब घर आकर मैंने गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे पैसे दे दूं, लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये भगवान की तरफ से मेरी मदद है। पहले जाकर बच्चों की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बचे थे। मैंने दिल में सोच ही लिया कि मैं सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी पैसे दे दूंगी, और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वो मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर में था। मेरे पापा शराबी थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन के जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनों के एक दूसरे की जुदा हो गई थी। मैंने बड़ी कोशिश की मैं अपने पापा की बुरी नजर से बच सकूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे मेरे पापा जुए में हार गए, और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी, कभी कपड़ों की पोटली में छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे, और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे, कोई बेटी नहीं थी जिसको अपना उसका बाप मेरी तरह बेचा देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्ते बाद मेरा पति को मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाता, और तो कभी कीमती सामान नजर आता तो उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो मेरे साथ मारपीट करने लगता, और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो बच्चों को भी मारने लगता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि मेरा घर मेरा अपना था, वो ये बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चे ने सिर से छत तो है, उसका बाप छीन नहीं। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थी वो भी मेरी जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैं कहीं एक ईमानदार इंसान का हक मार लाई थी, और यह चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब मेरे बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी और मुझे तनख्वाह मिल गई, तो मैंने सोचा मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुका देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने ग्राहकों के सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट के मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पीछे पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से इसी सब्जी वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सब उसने निपट कर वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वाला वैसे कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफी सब्जी उसे बता दी। वो तो तोलने लगा, फिर सब्जी जोड़ने के बाद उ- उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, और जो उसने मुझे कहा कि मैं सुनकर उसको झटका लगा। उसने मुझे सिर्फ 50 रुपए मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकाल कर उसे दे दिया, लेकिन उसने 50 रुपए ही काट कर बाकी 450 रुपए वापस दे दिए। और जब मैंने उसे कहा कि ये सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी तरफ बात काट कर दूसरे ग्राहकों की तरफ लग गया, और मैं हैरान होकर घर वापस आ गई। फिर यह रोज का हो गया। जब भी उस सब्जी वाले को दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए भी सब्जी लेती वह मुझसे सिर्फ केवल 50 रुपए ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 या 300 तक की भी होती, लेकिन वह मुझसे 50 से ज्यादा नहीं लेता था। वह हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं या पहले वो मुझे सब्जी दे देता है। मैं मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देना, ताकि किसी को मालूम ना हो कि इतनी सारी सब्जी वो मुझे सिर्फ 50 रुपए में दे रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे यह बात अजीब लगती थी,
जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर में बहुत सी ज़रूरतें पूरी होने शुरू हो गई थी, तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 माह हो चुके थे। मैं रोज़ाना सब्जी लेने जाऊँ या हफ्ते में 1 दफ़ा जाऊँ, मैं जब भी जाती वह मुझसे ₹50 ही लेता और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता। मैंने अपने आस-पास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी यह सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार-बार इसके पास ना जाऊँ, लेकिन इसकी सब्जी के बचे हुए पैसे से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसलिए मुझे इससे सब्जी लेनी पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने से मुझे सारे पैसे देने पड़ते जो मैं नहीं दे सकती। मैं हमेशा यही सोच कर जाती कि मुझसे ज़रूर पूछूंगी कि 50 का क्या मामला है, वह मुझे यह सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो, इसलिए जब भी जाती इसी दुकान पर ग्राहक होते, कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते थे, कभी पहले से मौजूद होते। मुझे इसी बात का करने का मौका नहीं मिलता। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता हो तो मैं औरत थी, मुझे अंदाज़ा हो जाता है उसकी नीयत का को, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता, बल्कि वह किसी औरत को नज़र भर के भी नहीं देखता, और यह बात उसकी शराफ़त की दलील थी। सवाल क्या था कि अगर वो किसी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे ही तो बहुत लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। इन लोगों को ऐसे भी जो मदद 3 दिन तक भूखे रहते हैं, वह इन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरी की मदद क्यों करता है। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, तो कम से कम 2-3 हजार की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दी। और जब पैसे की बारी आई तो उसने अब उसके हाथ में 500 रुपए के दे दिए, जो मुझे मुमकिन ने दिए थे, मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 500 रुपए में भी 50 रुपए काट बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि ये सब्जी अब अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। उसने सारी सब्जी के पैसे काटकर 2000 रुपए मुझे वापस कर दिए। वो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी से कम पैसों में देता है। उसकी दुकान उस पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं आराम से सवाल न कर सकी। उसके दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उसके अगले दिन 2 दिन तक मुझे टाइम ना मिल पाया मैं सब्जी वाले की दुकान तक। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहाँ पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए की सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से कोई सवाल ना कर सकी। मुझे कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, वह खुद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदत हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां रहने 50 रुपए में ही दी। मैंने सब जब उस लड़के से सवाल किया तो उसने मुझसे 50 रुपए ही क्यों लिए, तो उस लड़के ने बताया कि ये बात तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रही कि दुकान के मालिक ने मुझे यह बात क्यों नहीं कही, क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उसे कहा था कि जब मैं यहाँ आऊँ किसी भी समय कोई भी चीज लूँ तो 50 रुपए ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली, उसकी कीमत 300 जितनी है, लेकिन उसने मुझसे बस सिर्फ 50 रुपए ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो उस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई कि और मुझे अपने सवाल के जवाब भी पूरे चाहिए थे। अब तो मुझे यह बात नामुमकिन से लगने लगी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था, वो भी सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे घर वालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दोनों दिनों ये हुआ था कि दोनों बेटे बड़े स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी। ये सब उस कम सब्जी कीमत वाले की वजह से नामुमकिन हुआ था, क्योंकि पहले सबसे तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी, लेकिन अब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए भी योजना शुरू कर दिया था। अब मैं कुछ उम्मीद नजर आ रही थी। मेरे बच्चों
بچے پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائیں گے اور شاید میری منزل بھری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ سلسلہ اب چل پڑا تو میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن ہندی کسی حد تک پڑھ لیتی تھی۔ اس لیے اپنے طریقے سے میں نے سبزی کا حساب لکھنا شروع کر دیا، اور وہ اس لیے کہ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ کبھی میری زندگی میں میرے پاس اتنے پیسے آئے تو سبزی والے کا سارا ادھار ایک بار میں ہی چکا دوں گی۔ سبزی والے کا یہ راجو میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ بچے بات کرتے ہوئے اپنے دوست سے کہہ دیتے تو میرے لیے مشکلیں کھڑی ہو جاتی، کیونکہ سب سے پہلی بات میرے کردار پر آ جاتی، اور میں غریب ضرور تھی لیکن بد کردار نہیں تھی۔ لیکن یہ بات تو کوئی نہیں سمجھتا، اور سب مجھ سے سوال کرنے لگتے کہ وہ اتنے کم پیسوں میں تمہیں سبزی کیوں دیتا ہے۔ یہ سب معاملے میں لگ بھگ 7 سے 8 ماہ ہو چکے تھے، اور ابھی تک میں اس بد سے سوال نہیں کر سکتی تھی، اور آخر ایک نہ ایک دن موقع مل ہی گیا کہ میں شام کو دیر سے کام پر آ رہی تھی، اس لیے سبزی لینے دیر سے گئی۔ اس وقت دکان پر سبزی والا خود تھا، وہ دوسرا لڑکا آج نہیں تھا، اور کوئی گراہک بھی نہیں تھا۔ میں نے جاتے ساتھ ہی اس سے سوال کیا کہ تم یہ سبزی 50 روپے میں کیوں دیتے ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تم میری اس طرح سے مدد کرتے ہو؟ تو مجھ سے کہا کہ میں صرف یہ بتاؤ کہ کیا وجہ سے تمہاری کسی طرح کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میرے اپنے دونوں بچوں کا اسکول میں نے ایڈمیشن کرا دیا ہے، اسکول کی اور گھر کی بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں لے لی ہے جو پتی کی نظر سے بچا کر رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ یہی تو میں چاہتا تھا کہ تمہاری مدد ہو جائے۔ آج تک میں نے تمہاری طرح غلط نظر سے نہیں دیکھا، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ میرا مقصد صرف تمہاری مدد کرنا تھا، لیکن میرا سوال تو وہیں کا وہیں تھا کہ اگر وہ مدد کرنا چاہتا تھا تو یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جس کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ جس جگہ پر اس کی دکان کے اس کے آس پاس ہر غریب لوگ رہتے تھے، وہاں تو سبھی غریب تھے، وہ میری مدد کیوں کرتا دے؟ جب میں یہ سوال اس سے کیا تو وہ گھبرا گیا، رو کر کہنے لگا کہ آپ کے سوال کا جواب تو میرے پاس ہے، لیکن میں دینا نہیں چاہتا۔ جس سے ضد کی تو وہ میرے سوال کا جواب دے، میں اسے سبزی نہیں خریدوں گی۔ تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے میرے ہر سوال کا جواب دے گا، لیکن سبزی ہمیشہ اسی کی دکان سے لوں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ تم سے کہا کہ کل شام کو بعد میں اس کے گھر آ جاؤں، مجھے میرے ہر سوال کا جواب دے گا۔ لیکن میں اس کے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا، اور میں اس کے ادھر گھر آنے سے انکار کرنے ہی والی تھی کہ مجھ سے سارے سوالوں کا جواب ادھر ہی دینے لگے۔ اس وقت دکان پر ایک اور آدمی آ گیا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں نے اس سمے وہ سبزیاں اٹھائی اور گھر آ گئی، لیکن جب میری ساری رات اس فکر میں گزری آخر اس نے مجھے بلایا کیوں، اور وہ بھی شام کے بعد، اور مگر اگر میں نہیں گئی تو شاید ساری عمر جواب نہیں لے سکوں گی، اور اگر چلی گئی تو میرے ساتھ وہ نہ جانے کیا کر دے، کیونکہ مرد کا کیا بھروسہ۔ میری زندگی میں آنے والے تو سارے مرد ایسے ہی ملے تھے، صرف یہ سبزی والا کچھ ٹھیک لگا تھا۔ لیکن اس نے مجھے اکیلے اپنے گھر کیوں بلایا؟ ساری رات سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایک بار تو جانا ہی چاہیے، اور نہ ہی میں اتنی کمزور ہوں کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو میں خود کو بچا نہیں سکوں گی۔ اب مجھے وہ بے صبری سے شام کا انتظار تھا۔ میں جلدی سے کام سے واپس آ گئی اور چھوٹے بیٹے کو اپنے دونوں بیٹوں کے پاس چھوڑ کر اور اس کی بستی میں سختی سے سمجھا کر گھر کے باہر مت جانا، میں تھوڑی دیر میں ہی آ جاؤں گی، ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ میں نے اپنے کرتے کے اندر ایک چھوٹی سی چھڑی چھپائی اور گھر کی طرف چل دی، اور چھڑی میں نے اس لیے رکھی کہ مصیبت کے میں کام آ سکے، مگر ضروری پڑے تو میں جیسے میرے قدم اس کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے میری دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر ایک بار تو دل نے کہا کہ پلٹ جاؤں، جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ میری تو ضروری پوری ہو گئی ہے، میرے بچے کو کھانا مل رہا ہے، تو اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، میرے گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، مجھے اس راج کو راضی رہنے دینا چاہیے۔ لیکن میری اندر کی آتما مجھے چین نہیں رہنے دے رہی تھی، اور بار بار میرے اندر سے یہ بات آتی کہ ایک بار اندر جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے دروازہ کھٹکایا۔ دروازہ کھٹکھانے کے بعد میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا، اور مجھے یہاں آنے کا فیصلہ غلط لگنے لگا۔ اس نے پہلے سے ہی کیا پلٹ جادی دروازہ کھول گیا، اور مجھے دروازے پر سبزی والے کی صورت نظر آئی۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آنے لگی، اور اس نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا،
अब जब यहाँ तक आई गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करना ही था। मेरे डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई खादी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस पर मेरी नजर पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे यूं लगा जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गिरी। मैं जब मेरे पति के हाथ मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन और या माता पिता किस हाल में है, और मेरे तो समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भूल कर भी उनके बारे में नहीं सोचना था। कभी माँ जी का ख्याल आता था, लेकिन शादी के 3 वर्ष के बाद मेरे माता पिता को भी मेरे पति ने जिस जगह जुए में हार गए थे और उसके बाद का कुछ पता नहीं था। उन सब को मरा हुआ मारने के बाद मेरे तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसने सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी के लेते नजर आई और मुझे उसे देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उस आदमी की वजह से है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आपको पहचाना। मेरी तो जुबान बंद हो चुकी थी, ये क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा, ये आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी हैं। मैं आपका भाई हूँ। और ये सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ कि और बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है, या क्या हम तो सिर्फ दो ही बहनें थी। मुझे तो लगता था कि आज बिजली गिराने के बाद है और इतने सारे झटके से मैं भी नहीं पा रही थी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनके प्लीज का अटैक हुआ था, पैरालाइज का अटैक हुआ था और वो जुबान से भी नहीं बोल पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से जो मेरा भाई था उससे पूछा कि ये कि सब क्या है, वह मेरे भाई कैसे हो सकता है, हम लोग तो दो बहनें थी और फिर ये तुम्हारे पास कैसे। मैंने बताया कि मेरा विवाह 1 वर्ष बाद ही हो ही मेरी माता जी ने या एक जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले उन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वो अपने घर तो नहीं लेकर आए थे, एक और जगह रखा था सब्जी वाला। उसी औरत से मेरा भाई था, उसका जन्म होते वो औरत मर गई और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो भी उसी के हाथों मेरी माता जी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की और अच्छे बुरे की समझ थी। जब वो कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसकी सारी बात बताई ताकि ये भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। और 3 साल पहले ही माँ का देहांत हो चुका था और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वो शादी के बाद बच्चों को जन्म देते हुए मर गई थी और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब उस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे और एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ पढ़ाई ना करने की वजह से वो कोई नौकरी भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो मेहनत में दिल लगाकर काम करता था और उसकी इज्जत भी बहुत थी समाज में। एक दिन उसको पिताजी जी मिले और जिस हालत में वो मिले उस पर तरस आ गया। अब वो अपने घर ले आया और अब पिता की खिदमत ही के लिए उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था। चूंकि उसने बोला भी नहीं जा सकता और ना ही कुछ खा सकते और मेरे बारे में उनकी जानकारी हासिल के बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्हें हिसाब में मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वो 50 रुपए भी इसलिए लेता कि मेरी खुददारी का चोट ना पहुंचे और वो मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद अगले दिन उसकी दुकान पर ना जाती, क्योंकि शहर में मैं सोचती थी कि वो गलती से उसे ज्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन उन सब पैसों से मेरे घर की जरूरत पूरा होना शुरू हो गई तो मैं खुद ही उनकी दुकान की तरफ जाने लगी और जाकर मेरे किसी सवाल का जवाब न देता था। और ये गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े और मेरे भगवान का धन्यवाद अदा किया। भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत से अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत ही से अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पे चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिता को माफ कर दिया, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया था उसकी सजा तो उसे मिल ही गई है चुकी थी और नर्क के भगवान उसे हिसाब लेगा। और उस अपनी माँ की तरफ से उसने उस आदमी की माफ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं
आती जाती रहूंगी और इस पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पिता के बारे में मेरे भाई ने बताया कि इसको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने की विभाग से एडमिट करा दिया और वो जोर जिद करके एक अच्छे इंसान की सूरत से मैं आपके सामने आएंगे। मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद अदा कर सकूं। मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं, जब परवरिश का असर बहुत अच्छा होता उसके रंगों में खून तो मेरे पिता का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।